नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप में। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। लास्ट नेशनल मूवमेंट की सीरीज़ वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि क्रिप्स मिशन किस तरीके से भारत आता है, कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन से प्रस्ताव या प्रपोज़ल उस मिशन में शामिल किए गए और उन्हें भारतीयों के सामने रखा गया था। उसके बाद हमने जाना था कि कैसे जो भारत के अलग अलग राजनीतिक संगठन थे, यानी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने क्रिप्स मिशन को किस तरीके से लिया और उसके बाद ओवरऑल हमने कंक्लूजन निकाला था कि दिस मिशन वाज फेल्ड एंड आफ्टर दैट महात्मा गांधी डिसाइडेड दैट ही हैज़ टू स्टार्ट अ मास मूवमेंट इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। कि क्रिप्स मिशन एक तरीके से भारत में असफल हो गया, यानी अपने जिन मकसद या मंसूबों को लेके क्रिप्स को भारत भेजा गया था, उन मंसूबों को हासिल करने में क्रिप्स जो है वो फेल हो गया। और उसके बाद में महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया कि भाई भारत के अंदर अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ कुछ बड़ा फैसला लेना है। तो आज की इस भारत छोड़ो आंदोलन की वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे वर्धा प्रपोजल के साथ में। तो वर्धा प्रपोजल की अगर बात करें साथियों, तो ये 14 जुलाई 1942 को पेश किए गए थे। यानी जो वर्धा प्रस्ताव हैं ये 14 जुलाई 1942 को वर्धा में पेश किए गए थे। और कांग्रेस की ये जो मीटिंग हुई थी वर्धा में, इस मीटिंग को लीड किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दीज प्रपोजल्स वर फ्रेम्ड इन वर्धा ऑन 14 जुलाई 1942। इसके अलावा अगर हम देखें भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में, तो भारत छोड़ो आंदोलन का बेस जो है ये वर्धा प्रपोजल ही रहे थे। यानी इन्हीं प्रस्तावों के आधार पे भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति, उसकी तारीख और इस आंदोलन में कौन कौन से कार्यक्रम, किस तरीके के प्रोग्राम्स किए जाएंगे, वो सारे के सारे डिसाइड किए गए थे। सो दिस मास मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1942। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन खास तौर से अगर देखा जाए तो 9 अगस्त 1942 को भारत में शुरू हुआ था। और इसको शुरू करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी। किस लिए इसे शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था ब्रिटिशर्स को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए। और वो मैसेज क्या कि भाई आप जितना जल्दी हो सके भारत को आज़ाद कर दो और भारत को आज़ाद करके यहाँ से वापस चले जाओ। सो दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1942 टू फोर्स द ब्रिटिश टू लीव इंडिया। अंग्रेज़ों को यह कड़ा संदेश देने के लिए कि भाई अब समय आ गया है और तुम्हें भारत छोड़ना ही होगा और भारत को आज़ाद करना ही होगा। सो अ स्ट्रॉन्ग मैसेज वाज गिवन बाय महात्मा गांधी दैट यू हैव टू लीव इंडिया इमीजिएटली, कि आपको तुरंत से तुरंत जितना जल्दी हो सके भारत को आज़ाद करके यहाँ से वापस ब्रिटेन जाना होगा। तो वर्धा प्रपोजल की अगर बात करें तो पहली चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि 14 जुलाई 1942 को ये वर्धा प्रस्ताव पेश किए गए थे, क्योंकि ये वर्धा की मीटिंग में पेश किए गए थे, इसलिए इन्हें वर्धा प्रपोजल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये जो कांग्रेस की मीटिंग वर्धा में हुई थी, इस मीटिंग को हेड किसने किया था? तो इसको हेड किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। वर्धा में जो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी और उन्हीं की अध्यक्षता में वर्धा प्रस्ताव तैयार किए गए थे। ठीक है। बाद में बॉम्बे की जो मीटिंग हुई कांग्रेस की, उसमें इन प्रस्तावों को अप्रूव कर दिया गया था। तो अब हम देखने वाले हैं कि 8 अगस्त 1942 के दिन क्या हुआ था। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं। 8 अगस्त 1942 साथियों, ये वो तारीख है जिस दिन फाइनली ये मोहर लग गई थी कि भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन से शुरुआत होगी, इसकी कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे, कौन से नेता भाग लेंगे और इसका दायरा क्या होगा। ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 दिस वाज द डेट ऑन विच द all of the programs of Quit India movement were decided by INC and महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट इवेंट्स की अगर बात करें 8 अगस्त 1942 की, सो द फाइनल रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट गवालियर टैंक मैदान बॉम्बे में 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गवालियर टैंक मैदान में अंतिम तौर से या अंतिम रूप से जो प्रस्ताव हैं उन्हें पास कर दिया गया। ठीक है। कैसे प्रस्ताव? भारत छोड़ो आंदोलन को लेके जो प्रस्ताव हैं, जो रणनीति थी, जो योजनाएं थी, उनको कांग्रेस ने सर्वसहमति से पास कर दिया था।
तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 के दिन बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस ने अंतिम रूप से जो प्रस्ताव थे उन्हें पास कर दिया। और अरुणा आसफ अली ने, जब ये मीटिंग हो गई, जब ये सारी की सारी योजनाएं डिसाइड हो गई कि क्या करना है, कब से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना है, तो उसके बाद में अरुणा आसफ अली इन्होंने क्या किया था इस मीटिंग में, कहाँ पे, ग्वालियर टैंक मैदान वाली मीटिंग में कांग्रेस का जो झंडा था उसे फहराया था। ये सवाल साथियों कई बार पूछा गया है कि हु होस्टेड द कांग्रेस फ्लैग इन ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे। सो अरुणा आसफ अली होस्टेड द कांग्रेस फ्लैग इन एट ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे। तो ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया था। और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया? सो द स्लोगन क्विट इंडिया वाज गिवन बाय यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली साहब ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। इस सवाल को भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अभी तक हमने देखा कि 8 अगस्त 1942 के दिन ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में अंतिम रूप से सारे के सारे प्रस्तावों को, योजनाओं को कांग्रेस ने पास कर दिया था। और इसी सम्मेलन में अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया था। भारत छोड़ो का नारा देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था यूसुफ मेहर अली। इसके बाद अगले ही दिन से यानी 9 अगस्त 1942 से भारत के अंदर एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। सो स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट को अगर देखें, सो द मूवमेंट वाज बिगेन ऑन 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, एक फेमस स्लोगन हम सभी जानते हैं, डू और डाई। तो डू और डाई का ये स्लोगन किसने दिया था? ठीक है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि डू और डाई जो स्लोगन दिया गया वो कौन से मोमेंट के दौरान या किस इंसिडेंट के दौरान दिया गया। ठीक, तो महात्मा गांधी जी ने अपना एक फेमस स्लोगन दिया था और वो स्लोगन क्या था? डू और डाई। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 का जवाब तो ये हो गया कि करो या मरो, ये जो नारा है ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक, सवाल नंबर 2 कि भाई ये नारा कौन से आंदोलन के दौरान दिया गया था? सो दिस स्लोगन डू और डाई वाज गिवन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, गांधी जी का ये कहना था, इस नारे का मतलब क्या है? गांधी जी का ये कहना था कि या तो हम भारत को आज़ाद करवा लेंगे, ठीक है, या भारत की आज़ादी का जो संघर्ष है, जो संग्राम है, उसमें भागीदारी निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। ठीक, तो गांधी सेड वी विल आइदर फ्री इंडिया, गांधी सेड वी विल आइदर फ्री इंडिया और डाई ट्राइंग, कि या तो हम भारत को आज़ाद करवा लेंगे या फिर आज़ादी के इस संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, यानी अपनी अंतिम सांस तक हमें ये युद्ध, अपने अंतिम सांस तक हमें ये संघर्ष करना है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। सो दिस फेमस स्लोगन डू और डाई वाज गिवन बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसका मतलब क्या था कि अंतिम सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, चाहे आज़ादी मिले, नहीं तो अपने प्राण त्याग देने हैं। अब कौन कौन से कार्यक्रम डिसाइड किए गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कि भाई किस तरीके के, जब ये आंदोलन शुरू होगा तो कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे। हर एक आंदोलन में गांधी जी ने कुछ एक प्रोग्राम्स को रखा, चाहे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें, चाहे हम लोग सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की बात करें, चाहे इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करें, तो हर एक आंदोलन के दौरान कुछ एक कार्यक्रम, कुछ एक प्रोग्राम्स होते थे जो पूरे मूवमेंट के दौरान जो भी लोग इन मूवमेंट में, इन आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं, उन्हें करने होते थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन जिसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को, उस आंदोलन में कौन कौन से प्रोग्राम थे अगर उनको देखें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट वर्कर्स शुड सपोर्ट कांग्रेस, कि जो अंग्रेज़ी सरकार के यहाँ लोग काम कर रहे हैं उनका दायित्व क्या बनता है भारतीयों के प्रति, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो कांग्रेस को और भारत छोड़ो आंदोलन को तहे दिल से समर्थन दें। ठीक है, सो द गवर्नमेंट वर्कर्स शुड सपोर्ट कांग्रेस। दूसरी चीज़ क्या थी कि हम ये सभी जानते हैं कि भारत में जो अंग्रेज़ी सरकार थी, इस अंग्रेज़ी सरकार की भारत के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें ज़्यादातर इंडियंस ही शामिल थे, जो नौकरशाही थी या जो अधिकारीगण थे उसमें भारतीय ही शामिल थे। और अगर हम आर्मी की बात करें, ब्रिटिश पुलिस की बात करें, तो वो भी भारतीयों से ही बनी हुई थी। तो इस आंदोलन के दौरान ये खास अपील की गई ऐसे सभी तमाम भारतीयों से जो अंग्रेज़ी सरकार के यहाँ नौकरी करते थे।
तो उनमें अगर देखा जाए तो जो भारतीय सैनिक थे उनसे भी एक खास अपील की गई कि भाई उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने साथियों के ऊपर गोलियां नहीं चलानी है। यहाँ साथी कौन है? साथी वो लोग हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो सोल्जर्स से क्या अपील की गई कि दे शुड नॉट अटैक ऑन द इंडियंस, कि इस संग्राम के दौरान आमना सामना तो होगा ही, क्योंकि अंग्रेजी सरकार इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाएगी। तो ऐसे में जो भारतीय पुलिस में जो ब्रिटिश पुलिस में काम करने वाले भारतीय हैं या ब्रिटिश आर्मी में काम करने वाले भारतीय हैं, उनसे एक खास अपील की गई कि भाई आप आंदोलनकारियों के ऊपर किसी भी तरीके की गोलियां नहीं चलाएंगे, उनके ऊपर किसी तरीके का अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, कोई लाठी चार्ज नहीं करेंगे। इट मीन्स अपने ही महकमे में रहते हुए उन्हें क्विट इंडिया मूवमेंट को यानी भारत छोड़ो आंदोलन को सपोर्ट करना है। तीसरी चीज़, स्टूडेंट्स शुड लीव स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ऐसे सारे के सारे स्कूल और कॉलेजेस जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने यानी अंग्रेजी भारतीय सरकार ने भारत में स्थापित किए थे, उन सारे के सारे स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ने की अपील विद्यार्थियों से की गई थी। ठीक है, तो स्टूडेंट से क्या अपील की गई कि भाई वो अंग्रेजी स्कूल में, अंग्रेजी विश्वविद्यालय में, अंग्रेजी कॉलेज में पढ़ाई के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, तो तीसरी चीज़ अगर देखें तो फार्मर्स शुड नॉट पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। अंग्रेजी सरकार का क्या सीन था? अंग्रेजी सरकार का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भारत में था क्या? रेवेन्यू, राजस्व एकत्रित करना, और ख़ास तौर से भू राजस्व जिसे लैंड रेवेन्यू कहते हैं। तो भारतीय किसानों से ये अपील की गई कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाए तो उस मूवमेंट के दौरान आप किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स अंग्रेजी सरकार को नहीं देंगे। मीन्स फार्मर शुड नॉट पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। इसके साथ साथ जो लोग इस मूवमेंट में शामिल होने वाले हैं उनसे भी एक खास अपील की गई। क्या खास अपील की गई? कि पीपल शुड अपोज ब्रिटिश रूल पीसफुली, कि लोग शामिल हों भारत छोड़ो आंदोलन में, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसमें हिस्सा लें। लेकिन खास अपील ये की गई कि भाई वॉयलेंस नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है किसी भी तरीके की, अंग्रेजी सरकार का विरोध करना है पर शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, सो ऑल दीज वर दी प्रोग्राम्स दैट वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब बात करते हैं 9 अगस्त 1942 की। 9 अगस्त 1942 ये वो तारीख है जिस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था और जिसकी नींव थे वर्धा प्रपोजल, जो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में डिसाइड किए गए थे और फाइनली अप्रूवल मिला था बॉम्बे में 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में। और फिर नेक्स्ट डे से यानी 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 से ये आंदोलन शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ये आंदोलन शुरू होता है तो अंग्रेज़ी सरकार ने एक चाल चली। उन्होंने क्या चाल चली कि सबसे पहले उन्होंने जितने बड़े इंडियन लीडर्स थे, इंडियन नेशनल लीडर्स थे, उनको गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अलग अलग जेलों में भेज दिया। ठीक है, तो जो ज़्यादातर मुख्य प्रमुख यानी जो मेजर लीडर्स थे, दे वर अरेस्टेड ऑन 9 अगस्त 1942। आंदोलन की शुरुआत होते के साथ ही अंग्रेजी सरकार ने क्या चलाया? एक ऑपरेशन चलाया जिसे कहते हैं ऑपरेशन जीरो आवर। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो प्रमुख भारतीय नेता थे इस आंदोलन के, उन्हें अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार करवा लिया और उन्हें अलग अलग जेलों में भिजवा दिया। ठीक है, सो अरेस्ट ऑफ द लीडर्स की बात करें तो 9 अगस्त 1942 ब्रिटिश अरेस्टेड ऑल मेजर लीडर्स। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? जितने प्रमुख नेता थे या जो लीडर थे इस आंदोलन के, उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डलवा दिया। जैसे महात्मा गांधी जी को रखा गया था आगा खां पैलेस में, जो कि पूना में है। महात्मा गांधी जी को कहाँ रखा गया? ही वाज कैप्टन आगा खां पैलेस, पुणे। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, आचार्य कृपलानी जैसे जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्हें महाराष्ट्र के अहमदनगर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ही वाज वेरी एक्टिव इन पटना, तो इनको अरेस्ट किया गया और पटना की जो बांकीपुर जेल थी वहाँ पे इन्हें कैद कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण और जो जयप्रकाश नारायण जैसे जो यूथ थे, जो यंग लीडर्स थे, इन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में अरेस्ट करके भेज दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया गया? जैसे ही आंदोलन की शुरुआत हुई
9 अगस्त 1942 को। तो ज़्यादातर जो इंडियन लीडर्स थे उन्हें अंग्रेज़ी सरकार ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। जैसे कि महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया जो कि पुणे में था। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, आचार्य कृपलानी, इन्हें कहाँ रखा गया? अहमदनगर जेल में, जो कि महाराष्ट्र में थी। राजेंद्र प्रसाद साहब को बांकीपुर जेल पटना में शिफ्ट कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये सवाल कई बार बन जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में महात्मा गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कहाँ पे कैद किया था? तो महात्मा गांधी जी और सरोजनी नायडू दोनों को आगा खां पैलेस में कैद किया था। पूछ लिया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, आचार्य कृपलानी जैसे जो तमाम लीडर्स थे, इन्हें महाराष्ट्र के अहमदनगर जेल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो इन्हें पटना की बांकीपुर जेल में रखा गया था। और हजारीबाग सेंट्रल जेल में जयप्रकाश नारायण को, जिन्हें जेपी नारायण के नाम से भी जानते हैं, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। इकलौते जयप्रकाश नारायण के बारे में एक बात ये कही जाती है कि ये जेल से भागने में कामयाब हुए और उसके बाद में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई थी। सो जयप्रकाश नारायण एस्केप्ड फ्रॉम जेल एंड कंटिन्यूड द मूवमेंट। ठीक है, तो जेल से ये फरार हुए और उसके बाद फिर से भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए थे। सो अब हमारी बारी है कि हम ये बात करें कि इस आंदोलन के दौरान कौन कौन सी गतिविधियाँ, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की गई थी। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जैसे ही मूवमेंट शुरू हुआ, मेजर लीडर अरेस्ट कर लिए गए और उन्हें अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हुआ। तो जैसे ही आंदोलन की शुरुआत हुई, लोगों ने क्या किया? लोग जो थे वो हड़ताल करने लग गए, धरना प्रदर्शन करने लग गए। ठीक है, और जो लोग अंग्रेज़ी सरकार के यहाँ काम करते थे किसी न किसी रूप में, उन्होंने उन सारे के सारे कामों को रोक दिया। फिर जो रेलवे और कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट टूल थे या वेपन थे अंग्रेज़ी सरकार के, तो इन्हें डैमेज करने की कोशिश की गई इस आंदोलन के दौरान। और कई सारे जो यूथ थे, क्योंकि जो पुराने नेता थे या जो बड़े लीडर्स थे उन्हें तो जेल में रख दिया गया, तो इस आंदोलन की बागडोर किसने संभाली? जो युवा नेता थे, जो यंग लीडर्स थे, दे लेड दिस क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उन युवा नेताओं के हाथ में इस आंदोलन की बागडोर आ गई। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन कौन से युवा नेता थे। तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ की बात करें तो क्या किया? पीपल प्रोटेस्टेड, वेंट ऑन स्ट्राइक एंड स्टॉप्ड वर्क। तो ये मैंने आपको बताया कि जो आंदोलनकारी थे या क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या किया? हड़ताल करना शुरू कर दिया, डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, रैलियां निकालनी शुरू कर दी, और साथ ही साथ जो भी कामकाज ये करते थे वो सारे के सारे कामकाज करने इन्होंने बंद कर दिए। इसके अलावा रेलवे ट्रैक्स एंड कम्युनिकेशन लाइन्स वर डैमेज। रेलवे ट्रैक यानी रेलवे की जो पटरियां हैं वो, और साथ ही साथ संचार की जो लाइन्स थी, ठीक है, टेलीग्राफ की जो लाइन्स थी, उनको क्या किया गया? उन्हें डैमेज कर दिया गया, ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह इजीली पास ऑन ना कर पाए। अंग्रेज़ी सरकार सूचनाएं जो एक जगह से दूसरी जगह भेजती थी, तो वो सूचनाएं ना भेज पाए, क्योंकि सूचना जितनी जल्दी मैसेज कन्वे हो जाएगा उतनी जल्दी क्या होगा? मूवमेंट को किस तरीके से कंट्रोल में करना है उसकी प्लानिंग अंग्रेज़ी सरकार कर लेगी। तो इसी के चलते रेलवे लाइंस को, साथ ही साथ कम्युनिकेशन लाइंस को, इन्हें क्या कर दिया गया? इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इन्हें डैमेज कर दिया गया। और कांग्रेस के इम्पोर्टेंट लीडर्स अरेस्ट होने के चलते इस मूवमेंट की बागडोर लीडरशिप किसके हाथ में आ गई? युवा नेताओं के हाथ में आ गई। और बहुत सारे यंग लीडर्स ने सीक्रेटली यानी भूमिगत होकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार क्या करती कि अगर ओपनली अगर कोई काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो अरेस्ट होगा और जेल में जाएगा। तो ऐसे में आंदोलन की जो गति है, जो रफ्तार है, वो धीमी हो जाएगी और आंदोलन अपने मंसूबों या उद्देश्यों को अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अंग्रेज़ी सरकार ने जैसे ही ऑपरेशन 0 आवर चला के इम्पोर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट किया, साथ ही साथ कांग्रेस को नल एंड वॉइड, इलीगल घोषित कर दिया और उसकी एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया, तो उसके बाद में जो यूथ है, यूथ ने क्या दिमाग लगाया कि भाई सामने आके इस आंदोलन की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से अच्छा है भूमिगत होकर इस आंदोलन को बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से और आगे बढ़ाया जा सके। तो जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो कौन कौन थे? तो एक तो राम मनोहर लोहिया साहब, एक जयप्रकाश नारायण साहब, ये वही जयप्रकाश नारायण है जिन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में
अरेस्ट करके अंग्रेज़ी सरकार ने डाल दिया था, लेकिन ये वहाँ से भाग निकले। तो राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, ये कुछ एक यंग लीडर्स के नाम हैं जिन्होंने इस आंदोलन की बागडोर उस दौर में संभाली जब ये आंदोलन अपने सबसे क्रिटिकल फेज़ में था, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे दे वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश पुलिस एंड दे ऑल वर केप्ट इन द different reasons jail. So after that the youth leaded or the youth try to control try to channelize this movement, और उन्हीं में ये लोग शामिल हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो अंग्रेज़ी सरकार की एक आदत थी कि जब भी कोई बड़ा आंदोलन भारत में होता था तो वो सबसे पहले क्या करते थे, वो देखते थे कि भाई आईएनसी ने यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को शुरू किया है। तो सबसे पहला काम यही होता था कि अंग्रेज़ी सरकार कांग्रेस को बैन कर देती थी, कांग्रेस की एक्टिविटीज़ को बैन कर देती थी, और कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट कर लेती थी। तो वही फैक्ट्स हम थोड़ा सा देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ये रिएक्शन था, दिस वाज द रिएक्शन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट अगेंस्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट। अंग्रेज़ी सरकार का भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ ये रिएक्शन था। क्या किया, पहला स्टेप क्या उठाया, दे बैंड द कांग्रेस, कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, द मूवमेंट बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वाइड स्प्रेड। जैसे ही कांग्रेस को अवैध घोषित किया तो उसके लीडर्स जो है वो अरेस्ट हो गए, उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो इलीगल होगी, और इसी के बिहाफ पे ऑपरेशन 0 आवर चला के इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। अभी इंपॉर्टेंट लीडर्स जब जेल में चले गए तो बागडोर किसके हाथ में आई, यूथ के हाथ में आई, जिसके चलते मतलब इसका सबसे बड़ा देखो अच्छा असर क्या हुआ कि जो मूवमेंट है, मूवमेंट कैसा हो गया, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और इसने ये और ज़्यादा इलाकों तक इसकी पहुंच हो गई। ठीक है, तो उस दौर में जो वायसराय थे, उस वायसराय का नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ही वाज द वायसराय ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो भारत के अंदर अंग्रेजी सरकार का जो सबसे बड़ा प्रतिनिधि था उसे वायसराय कहते थे, और वो वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने एक स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया, उसने क्विट इंडिया मूवमेंट को कंपेयर किया किसके साथ, 1857 के रिवोल्ट के साथ, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट अंग्रेज़ों के लिए एक बुरे सपने जैसा था। उसमें उन्होंने देखा था कि अगर इंडियंस यूनाइट हो जाते हैं, अगर इंडियंस यूनाइट हो जाते हैं तो उसके बाद में अंग्रेज़ी सरकार के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देते हैं, और उस यूनिटी को तोड़ना अंग्रेज़ी सरकार के लिए इतना आसान नहीं है। तो इस आंदोलन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों तक फैलता जा रहा था। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए उस दौर के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि भाई ये जो आंदोलन है ये एक तरीके से 1857 के आंदोलन जैसा ही है। ठीक है, तीसरा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो हम ये जानते हैं कि त्रिपुरी क्राइसिस के बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के सारे पदों से हटा दिया गया था, और आने वाले 3 साल तक वो कांग्रेस के किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी पोस्ट पे उन्हें नहीं रखा जा सकता है। ठीक, उसके बाद 3 मई 1939, 3 मई 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, एक अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था जिसको हमने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना था। ठीक है, उसके बाद में अंग्रेज़ी सरकार ने इनके ऊपर जब शिकंजा कसना शुरू किया तो ये भूमिगत तौर से भारत से बच निकले और ये बाहर पहुंच गए, और इंडिया के बाहर से ही उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ अपना मूवमेंट शुरू करने की योजना बनाई। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था भारत छोड़ो आंदोलन को लेके, उसको हम जानने वाले हैं। तो सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड इट नॉन वायलेंट गुरिल्ला वारफेयर। सुभाष बोस बर्लिन में थे, सो बर्लिन रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन कैसा है, ये आंदोलन भले ही अहिंसक है, लेकिन ये गुरिल्ला वॉरफेयर से कम नहीं है। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या है कि पहले के दौर में ये एक टेक्नोलॉजी थी कि अटैक करो, अचानक से अटैक करो और निकल जाओ। अब अटैक करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें हिंसा होगी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या स्टेटमेंट दिया कि ये आंदोलन अहिंसक था, लेकिन कैसा था भाई, ये गुरिल्ला पद्धति पे आधारित एक अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, सो सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड इट अ नॉन वायलेंट गुरिल्ला वॉरफेयर। और ये स्टेटमेंट उन्होंने कहाँ से दिया, उन्होंने दिया था ये स्टेटमेंट बर्लिन रेडियो से। बर्लिन में थे और बर्लिन का जो रेडियो था उस रेडियो पे आके उन्होंने अपना ये मैसेज दिया था
कि भारत छोड़ो आंदोलन एक अहिंसात्मक गुरिल्ला युद्ध था। उषा मेहता की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था जो यूथ्स थे उनमें उषा मेहता, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन सब की हम बात कर रहे थे। तो उषा मेहता की अगर बात करें तो उषा मेहता ने क्या किया, ड्यूरिंग दी क्विट इंडिया मूवमेंट शी स्टार्टेड अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन। तो उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। और ये जो भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित किया था उषा मेहता ने, ये कहाँ किया था, बॉम्बे में। साथियों ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। हु इस्टेब्लिश या हु स्टार्टेड द अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन इन बॉम्बे, कि बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन की शुरुआत किसने की थी, तो उषा मेहता ने की थी। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कौन से आंदोलन के दौरान की। सो दिस इनिशिएटिव वाज टेकन बाय उषा मेहता ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने ये कदम उठाया था और एक भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। और राम मनोहर लोहिया साहब जो थे वो क्या करते थे, वो कंटिन्यूअसली अपने स्पीचेस देते थे, किसके ऊपर, इसी रेडियो स्टेशन के रेडियो पे, ठीक है। तो ये जो अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया था बॉम्बे में उषा मेहता के द्वारा, इसके ऊपर स्पीचेस देने का काम किसका था, राम मनोहर लोहिया साहब का था। वो सीक्रेट रेडियो के ऊपर स्पीचेस देते थे क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी हुई। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टेप क्या था। तो अंग्रेज़ी सरकार ने कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर किया, अवैध घोषित कर दिया। साथ ही साथ में कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। और उसके बाद में उस दौर का जो वायसराय है, ये सवाल भी बड़ा अच्छा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय कौन था भारत में, तो लॉर्ड लिनलिथगो वाज दी वायसराय ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। याद रखने वाली चीज़ है। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने क्विट इंडिया मूवमेंट को कंपेयर किया था 1857 के रिवोल्ट के साथ में, क्योंकि ये एक बुरे सपने की तरह था अंग्रेजी सरकार के लिए। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, क्विट इंडिया मूवमेंट को एक अहिंसात्मक गुरिल्ला युद्ध की संज्ञा दी थी। कहाँ से, बर्लिन से, बर्लिन रेडियो से। उषा मेहता ने क्या किया, इन्होंने एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश किया था। राम मनोहर लोहिया साहब उस रेडियो स्टेशन पे आगे लगातार अपनी स्पीचेस, अपने भाषण दिया करते थे। और एक हमने ये पढ़ा था ना, हु होस्टेड दी कांग्रेस फ्लैग इन वर्धा, तो वर्धा में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था, ठीक है, नाम याद करें, आसफ अली। हु गेव द स्लोगन क्विट इंडिया, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 9 अगस्त 1942 को। अंग्रेजी सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो साथियों 2 ऑपरेशन चलाते हैं। एक ये चलाते हैं ऑपरेशन 0 आवर, यानी इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए। एक ऑपरेशन और चलाएंगे जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन रूबिकॉन, बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। सो ऑल दीज वर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आगे अगर देखें ये आंदोलन कहाँ कहाँ फैला, इसका फैलाव कहाँ कहाँ था। सो अगर देखें कि एरिया ऑफ स्ट्रॉन्ग, मतलब जिन इलाकों के अंदर ये आंदोलन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उन एरियाज़ के बारे में अगर देखें तो वो कौन कौन से थे। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन का फैलाव बहुत ज़बरदस्त था। बिहार में इस आंदोलन का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। बंगाल के मिदनापुर में क्विट इंडिया मूवमेंट का जो प्रभाव था काफ़ी ज़्यादा था। कर्नाटका में ये आंदोलन अपने बूम पे था, अपनी चरम सीमा पे था। महाराष्ट्र में भी ये आंदोलन जो था वो खूब लोकप्रिय हुआ और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपनी भागीदारी निभाई थी। तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, मिदनापुर, कर्नाटका और महाराष्ट्र में ये आंदोलन खूब ज़ोर शोर से लोकप्रिय हुआ था और लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी ली थी। हालांकि जब कभी कोई मूवमेंट बहुत ज़्यादा इलाकों में फैलता है तो ऐसे में गुंजाइश होती है कि वहाँ पे वायलेंस भी हो जाए, प्रोटेस्ट भी हो जाए, लाठीचार्ज भी हो जाए और गोलियाँ भी चल जाएँ। तो बिहार और यूपी में देखा गया कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ये ज़्यादा हिंसात्मक हो गया था और यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने क्या किया था, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट की थी, अपनी बगावत की थी, हड़ताल किया था या फिर प्रदर्शन किया था। बिकॉज इट स्टार्टेड सडनली एंड स्प्रेड क्विकली, इट इज़ कॉल्ड अ स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन, क्योंकि ये आंदोलन अचानक से शुरू हुआ, ठीक है ना, बहुत जल्दी कम समय में इस आंदोलन को शुरू कर दिया गया था। जैसे 8 अगस्त को फाइनल मोहर लगी, अगले दिन से आंदोलन शुरू। तो एक तो बहुत जल्दी शुरू हो गया था और जितना जल्दी शुरू हुआ ना, उसी रफ्तार के साथ
उतनी ही तेज़ी के साथ ये आंदोलन हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में फैल गया था। इसलिए इस आंदोलन को क्या कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाना जाता है। यानी जो अचानक से शुरू हुई क्रांति, वो अचानक से होने वाली क्रांति की संज्ञा भी भारत छोड़ो आंदोलन को दी गई थी। ठीक है, कुछ एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स अगर और देखें तो वॉयलेंट प्रोटेस्ट हैपेंड इन मिदनापुर बंगाल। अभी हमने कहा बिहार और यूपी में ये जो मूवमेंट था ये कैसा हो गया था, ये हिंसात्मक हो गया था। उसी तरीके से मिदनापुर जो कि बंगाल में है, वहाँ पे भी इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया था। उत्तर प्रदेश के बलिया में और बिहार के मुंगेर में भी ये आंदोलन हिंसात्मक हो जाता है और इन दोनों इलाकों के अंदर ये आंदोलन खूब ज़ोर शोर से फैलता है। ठीक है, तामलुक की बात करें तो तामलुक में एक बहादुर क्रांतिकारी महिला थी जिनका नाम था मातंगिनी हजारा। तामलुक की अगर बात करें तो तामलुक में एक क्रांतिकारी बहादुर महिला थी जिनका नाम था मातंगिनी हजारा। इन्हें तो इनके ऊपर अंग्रेज़ी सरकार ने गोली चला दी थी, तो उस गोलाबारी में ये मारी गई थी, तो ये शहीद हो गई थी। सो इन तामलुक अ ब्रेव विमेन मातंगिनी हजारा वाज शॉट बाय पुलिस। पुलिस ने क्या किया, गोली चला दी जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है साथियों क्विट इंडिया मूवमेंट का पैरेलल गवर्नमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं समानांतर सरकारें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान का इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा प्रभाव था वो ये था कि एक तो इम्पोर्टेंट लीडर्स नहीं है, जेल में है, जिनका मतलब लोगों के ऊपर क्या है, एक इन्फ्लुएंस है कि वो अगर कोई स्टेटमेंट देंगे तो ऐसे इस आंदोलन के दौर में भी लोग उनकी बात को जैसे तैसे करके मानेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लीडर्स जेल में है, यूथ के हाथ में इस आंदोलन की बागडोर है। तो और हमने कहा कि ये आंदोलन कैसा हो गया, ये आंदोलन धीरे धीरे करके हिंसात्मक हो गया है। ठीक है, तो इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो क्या इम्पैक्ट निकला कि समानांतर सरकारें स्थापित की गई। इसका क्या मतलब है, भारत के अंदर अंग्रेजी सरकार है, कुछ एक ऐसे इलाके हुए जहाँ ये आंदोलन इतना ज़्यादा जोर पकड़ गया कि अंग्रेजी सरकार को वहाँ से अंग्रेजी सरकार का जो कानून व्यवस्था है वो एक तरीके से ध्वस्त हो गई और भारतीयों ने मिलके उन इलाकों के भारतीय लोगों ने मिलके क्या किए, अपने अपने इलाकों में अपना अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। तो इस रूल को कहा जाता है समानांतर सरकार, क्योंकि एक तरफ तो अंग्रेजी सरकार थी पूरे भारत में और इन इलाकों में भारतीयों ने अपनी कानून व्यवस्था अपनी प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर ली। तो ये अंग्रेजी सरकार के समानांतर स्तर की सरकारें थी, पैरेलली गवर्नमेंट थी, इसलिए समानांतर सरकार कहा गया। इससे इस टॉपिक से क्विट इंडिया मूवमेंट में सवाल ज़्यादातर आता ही आता है। एक सवाल तो ये आता है कि कौन कौन से एरियाज़ के अंदर पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई, यानी कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। दूसरा सवाल ये आता है कि किस इलाके की समानांतर सरकार ने लंबे समय तक काम किया, यानी कौन सा ऐसा क्षेत्र था भारत में जिसकी समानांतर सरकार लंबे समय तक बनी रही। कौन सा ऐसा इलाका था जहां बहुत थोड़े समानांतर सरकार तो स्थापित हुई लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। तो वही देखते हैं पैरेलल गवर्नमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं समानांतर सरकार, और ये सबसे अहम हिस्सा है क्विट इंडिया मूवमेंट का। सो ड्यूरिंग द मूवमेंट पीपल मेड देयर ओन लोकल गवर्नमेंट्स। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में क्या किया, कुछ एक इलाकों के अंदर लोगों ने अपनी खुद की स्थानीय सरकारों की स्थापना कर ली। जैसे कि एक तो बलिया जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे समानांतर सरकार की स्थापना हुई। बंगाल के तामलुक की अभी हमने चर्चा की थी, मातंगिनी हजारा शी वाज शॉट डेड बाय द ब्रिटिश पुलिस। तो तामलुक बंगाल के तामलुक में भी समानांतर सरकार की स्थापना होती है। बलिया यूपी में भी समानांतर सरकार की स्थापना होती है। महाराष्ट्र के सतारा में भी समानांतर सरकार की स्थापना होती है। ठीक है, और उड़ीसा के कोरापुट में भी समानांतर सरकार की स्थापना होती है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि एक तो बलिया में जो कि यूपी में है, एक तामलुक जो कि बंगाल में है, एक सतारा जो कि महाराष्ट्र में है और एक कोरापुट जो कि उड़ीसा में है। यहाँ पे इन इलाकों में भारतीयों ने या इन इलाकों के लोकल रेजिडेंट्स ने यानी स्थानीय निवासियों ने क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे अंग्रेजी सरकार के समान ही सरकारों की स्थापना कर ली थी। ठीक है, तो एक तो ये आता है कि कौन कौन से इलाके में स्थापित हुई, बलिया, तामलुक, सतारा और कोरापुट। ठीक है, कोरापुट उड़ीसा, सतारा महाराष्ट्र, तामलुक बंगाल
और बलिया यूपी। दूसरा सवाल कि किस इलाके की समानांतर सरकार ने सबसे कम समय के लिए काम किया, तो उसको अगर देखें तो इन सवालों के जवाब बाद में ढूंढते, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। बलिया के अंदर समानांतर सरकार की स्थापना हुई, यानी पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई। लीडर कौन थे? चित्तू पांडे। तो बलिया की जो समानांतर सरकार थी उसके लीडर थे चित्तू पांडे, और ये जो सरकार थी ये लगभग 1 हफ्ते तक चलती है, ठीक है। उसके बाद तामलुक बंगाल की बात करें तो बंगाल के तामलुक में जो समानांतर सरकार स्थापित हुई थी उसके जो लीडर थे उनका नाम था सतीश सामंता। सो लीडर वाज दी सतीश सामंता, ठीक है। 1942 से लेके 1944, यानी लगभग 2 साल, ठीक है। उसके बाद सतारा महाराष्ट्र के सतारा में जो पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी तो उसके लीडर जो थे वो 2 लोग थे, एक तो थे नाना पाटिल, दूसरे थे यशवंत राव चौहान। कौन? यशवंत राव चौहान और दूसरे थे नाना पाटिल, ठीक है। ये सरकार 1943 से 1943 से 1945 तक रही थी। और कोरापुट उड़ीसा में जो पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी इसके लीडर थे लक्ष्मण नायक, ठीक है। तो लक्ष्मण नायक वाज द लीडर ऑफ द पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश इन कोरापुट उड़ीसा। तो बलिया उत्तर प्रदेश में यहाँ के लीडर चित्तू पांडे, तामलुक बंगाल में यहाँ के लीडर सतीश सामंते, महाराष्ट्र के सतारा में यशवंत राव चौहान और नाना पाटिल, और कोरापुट उड़ीसा में लक्ष्मण नायक, ठीक है। मोटे तौर पे देखा जाए तो दूसरे तरीके का सवाल क्या बनता है कि बलिया में जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई तो उसके प्रमुख नेता का नाम क्या था, तो उनका नाम था चित्तू पांडे। ऐसे ही तामलुक बंगाल में जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई तो उसके इम्पोर्टेंट लीडर कौन थे? सतीश सामंता। सतारा महाराष्ट्र में जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई उसके लीडर कौन थे? तो भाई यशवंत राव चौहान और नाना पाटिल। कोरापुट उड़ीसा में जो समानांतर यानी पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई उसके लीडर कौन थे? तो लक्ष्मण नायक। तो दूसरा सवाल बनता है इस तरीके से कि जगह का नाम बता दिया जाएगा कि यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे एक समानांतर सरकार इस्टेब्लिश हुई थी तो उसके लीडर कौन थे, तो इस तरीके से भी हमें तैयार करना है। और तीसरे तरीके का सवाल क्या बनता है कि सबसे कम समय तक काम करने वाली लोकल पैरेलल गवर्नमेंट और लंबे समय तक चलने वाली पैरेलल गवर्नमेंट। तो सबसे कम समय तक जो सरकार अस्तित्व में रही थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय वो थी बलिया यूपी, जिसके लीडर थे चित्तू पांडे। और सबसे ज़्यादा समय तक जो सरकार थी वो थी सतारा महाराष्ट्र की, ठीक है ना, जिसके लीडर थे यशवंत राव चौहान और नाना पाटिल। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ एक स्पेशल एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो वो क्या क्या हैं, तो भाई अभी तक हम बीच में की पॉइंट्स पढ़ते हुए आ रहे थे उसी तरीके से सतारा की अगर बात करें तो सतारा में क्या किया गया, सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ की जो यहाँ जो पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी उसको इस्टेब्लिश करने में यशवंत राव चौहान और नाना पाटिल का प्रमुख योगदान था। और ये जो सरकार थी ये सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही थी, ठीक है। तो स्पेशल टास्क क्या परफॉर्म किया गया कि भाई सतारा के अंदर न्यायदान मंडल की स्थापना की गई थी। न्यायदान मंडल मतलब पीपल्स कोर्ट, ठीक है। सतारा में कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए, न्यायालय स्थापित किए गए जिनका नाम रखा गया न्यायदान मंडल, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि न्यायदान मंडल कहाँ पे शुरू किए गए थे। तो न्यायदान मंडल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार की स्थापना सतारा महाराष्ट्र में हुई थी वहाँ पे इनकी स्थापना की गई थी। तो न्यायदान मंडल बेसिकली क्या थे, कोर्ट थे, लेकिन इन कोर्ट के अंदर फैसले देना भारतीयों का ही काम था जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सो न्यायदान मंडल्स वर इस्टेब्लिश इन सतारा। साथ ही साथ जो लिकर था, शराब थी, उसके ऊपर उसकी शराब की पाबंदी को लेके या शराब का जो सेवन है उसको लेके कैंपेन्स चलाए गए थे। पूर्ण नशा मुक्ति या शराबबंदी के जो कैंपेन्स हैं, जो अभियान है वो सतारा में चलाए गए। तो सतारा में 2 चीज़ें हुई। सतारा की पैरेलल गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रहने वाली सरकार और यशवंत राव चौहान और नाना पाटिल की लीडरशिप में स्थापित हुई सरकार।
और न्याय मंडलों की स्थापना की गई 17 में, और शराबबंदी के खिलाफ अभियान चलाए गए 17 में। तामलुक बंगाल की अगर बात करें तो तामलुक वाली जो सरकार थी, इसके लीडर थे सतीश सामंता। यहाँ पे विद्युत वाहिनी, ठीक है, ये फॉर्म किए गए थे। विद्युत वाहिनी क्या था साथियों, ये मतलब एक तरीके से ग्रुप था, ठीक है, एक तरीके से ग्रुप था, एक ग्रुप का नाम रखा गया था विद्युत वाहिनी, ठीक। और किस किस तरीके के लोगों ने इस आंदोलन में भागीदारी ली, तो हमें पता है कि स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, किसान इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वर्कर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वीमेंस ऑल्सो टुक पार्टिसिपेट इन दिस क्विट इंडिया मूवमेंट। वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ अरुणा सपली, सुचिता कृपलानी, ये है नाम। तो छात्रों ने, कामगार या मज़दूरों ने, किसानों ने, महिलाओं ने, सभी ने बढ़ चढ़ के भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी निभाई थी। और अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी जैसे यंग लीडर्स जो हैं, जैसी महिला यंग लीडर्स इस आंदोलन में शामिल होती हैं। उसके बाद इस आंदोलन को लेके अलग अलग लीडर्स के अगर व्यूज़ की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि देयर हैज़ बीन नो रिबेलियन लाइक दिस, वी आर प्राउड ऑफ द पीपल्स एनर्जी, कि इस तरीके का कोई भी विद्रोह, कोई भी रिबेलियन अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारत में आज तक नहीं हुआ, और हम भारतीयों की इस ऊर्जा की क्या करते हैं, सराहना करते हैं, हमें उसके ऊपर गर्व है। दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी क्या लिखते हैं, महात्मा गांधी ने विंस्टन चर्चिल को लिखा। अब ये कौन है भला, तो भाई ये विंस्टन चर्चिल जो था ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो चर्चिल को महात्मा गांधी जी क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि अ बिग रिबेलियन इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया, ठीक है। गांधी जी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन, चर्चिल को जब लिखा तो लिखा कि एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत में हो रहा है, और फ्रीडम इज़ विद इन आवर रीच, और जो स्वतंत्रता है वो लगभग हमारे पहुंच में ही है, हम कभी भी स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सो सरदार पटेल साहब ने क्या कहा कि भाई इस तरीके का रिबेलियन भारत में कभी हुआ ही नहीं अभी तक, इतना बड़ा रिबेलियन नहीं हुआ, और हमें भारतीयों की इस ऊर्जा शक्ति के ऊपर गर्व है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं, विंस्टन चर्चिल को एक चेतावनी देके कि भाई बहुत बड़ा रिबेलियन भारत में हो रहा है, तुम रोक सको तो रोक लो, और आज़ादी अब हमारी पहुंच से दूर नहीं है, ठीक है। इस मोमेंट को लेके कुछ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि भाई प्लानिंग कौन कौन करता है। तो एक्टिविटीज़ किसने प्लान की थी, कि भाई जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, यानी जो ब्रिटिश सरकार में इंडियन ऑफिशियल्स हैं, वो सपोर्ट करें आंदोलन को, इंडियन सोल्जर्स अटैक ना करें, स्टूडेंट्स को स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाना है, फार्मर्स को टैक्स पे नहीं करना है, पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, अहिंसा नहीं करनी है। ये सारी की सारी प्लान जो एक्टिविटीज़ थी, ये जो प्रोग्राम थे, ये प्लान जब किए गए तो उसमें किस इंसान की भागीदारी सबसे बड़ी थी। तो द प्लान ऑफ एक्टिविटीज़ वाज प्रिपेयर्ड बाय किशोरी लाल घनश्याम दास मशरूवाला, ठीक है। किशोरी लाल घनश्याम दास मशरूवाला ने क्या किया था, इन सारी की सारी गतिविधियों, ये जो सारी की सारी गतिविधियाँ हुई थी इस आंदोलन के दौरान, जो पहले निर्धारित की गई थी, तो जब ये निर्धारित की गई तो इन सारी की सारी गतिविधियों को प्लान करने की जिम्मेदारी, इनकी योजना बनाने की जिम्मेदारी किसने उठाई थी, तो किशोरी लाल घनश्याम दास मशरूवाला ने, ठीक है। और ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ करनी है इस आंदोलन में, अब ये लोगों को बताना भी है। तो उसके लिए क्या किया गया, गांधी जी जो एक पत्रिका, एक मैगज़ीन निकालते थे जिसका नाम था हरिजन मैगज़ीन, तो उस हरिजन मैगज़ीन में इन सारे के सारे गतिविधियों को छाप दिया गया था। सो इट वाज पब्लिश्ड इन हरिजन मैगज़ीन। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ थी, इन्हें प्लान करने वाले जो इंसान थे उनका नाम था किशोरी लाल घनश्याम दास मशरूवाला, और इन सारी एक्टिविटीज़ को किस में छाप दिया गया था, हरिजन मैगज़ीन में, जो महात्मा गांधी जी निकालते थे, और इसी में ये एक्टिविटीज़ लिख दी गई ताकि जल्दी से जल्दी लोग पढ़ लें और वो ये समझ जाएं कि भाई इस आंदोलन में कौन कौन से काम करने हैं। नाउ कुछ एक इम्पोर्टेंट राइटर्स हुए, उनमें से एक जो आदमी था उसका नाम था लुइस फिशर, ठीक है। ये अमेरिका से बिलोंग करता था और इसने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी, और उस किताब का नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो लुइस फिशर ने किताब लिखी थी, कौन सी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी 1950, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। ये किताब किसने लिखी, लुइस फिशर ने लिखी थी। और ये है कौन भाई, तो ये एक अमेरिकन था, और इसने ये किताब क्या थी, ये किताब महात्मा गांधी जी की जीवनी थी। तो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो कि महात्मा गांधी जी की एक बायोग्राफी थी, जीवनी थी, इसको लुइस फिशर ने लिखा था, और ये अमेरिका का रहने वाला था।
और क्विट इंडिया मूवमेंट में ये भारत में मौजूद था। ये सवाल कई सारे एग्ज़ाम्स में, वो PCS लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, उनमें ये पूछा गया है कि हु वाज प्रेजेंट, हु वाज अ फॉरेनर हु प्रेजेंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। उस विदेशी का नाम बताओ जो गांधी जी के साथ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शामिल था। तो उसका नाम है लुइस फिशर। कौन था ये एक अमेरिकन था। क्या किया इसने? महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी लिखी थी। उसका नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी की जो बायोग्राफी थी यानी जो जीवनी थी, उसका टाइटल था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है। सो ही वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। कौन? लुइस फिशर। ठीक। इसके अलावा एक और एक विदेशी का नाम आता है जिसका नाम था जूडिथ ब्राउन। ये जो जूडिथ ब्राउन है, इसने क्या किया था? इसने किताब लिखी थी। किताब का नाम क्या था? तो किताब का नाम था गांधीज राइज टू पावर। किताब का नाम क्या था? गांधीज राइज टू पावर, इंडियन पॉलिटिक्स 1950-1922। ठीक है। इस किताब को किसने लिखा? कौन सी किताब? गांधीज राइज टू पावर, इंडियन पॉलिटिक्स 1915 टू 1922। तो इस बुक को लिखा था जूडिथ ब्राउन ने। ठीक है। अब कांग्रेस का और अंग्रेज़ी सरकार का व्यू क्या है इस मोमेंट को लेके? तो अंग्रेज़ी सरकार क्या कहती है कि भाई ये भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब इसकी तुलना किससे की? तो कहा कि ये कोई बड़ा आंदोलन नहीं है, ये क्या है? ये है कांग्रेस का रिबेलियन। कि भाई जो कांग्रेस है ये उसका विद्रोह है, बाकी ये कोई बहुत बड़ा मास मूवमेंट या आंदोलन नहीं है। ये अंग्रेज़ी सरकार का कहना था। और वो अंग्रेज़ी सरकार की एक फितरत थी कि भाई वो सच को ना बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते थे। उन्हें यही लगता था कि लोगों को गुमराह किया जा सके और वो झूठ में ही खुश रहते थे। तो बेचारों ने क्या बोला कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये क्या है? ये कांग्रेस का रिबेलियन है, ये भारतीय लोग इसमें शामिल नहीं है और भारतीय लोग कांग्रेस को कुछ नहीं मानते। कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने ये कहा कि इट वाज अ नेचुरल रिएक्शन ऑफ पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, कि अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ ये भारतीयों का एक प्राकृतिक विरोध था। ठीक है। और इसमें बहुत सारे भारतीयों ने, लगभग पूरे भारत ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभाई थी। ठीक है। इस पूरे मोमेंट के दौरान वायसराय कौन था? तो हमने कहा था लॉर्ड लिनलिथगो वाज दी वायसराय ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। और कमांडर इन चीफ यानी भारत के अंदर जो अंग्रेज़ी सरकार की जितनी आर्मी थी, जो फौज थी, जो सेना थी, उसका हेड कौन था? तो उसका नाम था लॉर्ड वेवल। सो लॉर्ड वेवल वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। लॉर्ड वेवल क्या था? कमांडर इन चीफ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ठीक। अब देखते हैं कि जब महात्मा गांधी आगा खां पैलेस में थे, आगा खां पैलेस जो कि पुणे में था, सरोजनी नायडू भी उन्हीं के साथ में थी, तो उस दौरान गांधी जी ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की थी? तो गांधी जी कहाँ हैं? आगा खां पैलेस में है। किस दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी वाज केप्ट अंडर अरेस्ट इन आगा खां पैलेस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया। सरोजनी नायडू भी वहीं थी और महात्मा गांधी जी के जो PA थे महादेव देसाई, वो भी वहीं रखे गए। और इस तरीके से इस दौरान गांधी जी का क्या करना था, कौन सी गतिविधि थी, वो जानने वाले हैं। तो जब ये जेल में थे तो अंग्रेज़ी सरकार ने गांधी जी से कहा कि भाई ये आंदोलन रोक दो, क्योंकि इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है और आज तक यही होता है, जब भी हिंसा हुई आपने आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी ने भी ट्रम्प कार्ड खेल दिया। क्या खेला? ब्रिटिश आस्क्ड हिम टू स्टॉप वायलेंस। अंग्रेज़ी सरकार ने महात्मा गांधी जी से कहा कि आप ये जो हिंसा हो रही है इसको रोक दो, इस आंदोलन को रोक दो। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने इस आंदोलन को रोकने से मना कर दिया, बट ही रिफ्यूज्ड। ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया? जेल से अपना भूख हड़ताल शुरू कर दिया। तो गांधी जी स्टार्टेड 21 डे, 21 दिनों की भूख हड़ताल गांधी जी ने शुरू की थी और जिसकी शुरुआत हुई थी फरवरी 1943 में। ठीक है। और ये क्या कर रहे थे? अंग्रेज़ी सरकार जिस बुरे तरीके से इस आंदोलन को दबा रही थी, आंदोलन को दबाने के लिए जिन खराब से खराब, कड़े से कड़े हथकंडों का अंग्रेज़ी सरकार इस्तेमाल कर रही थी, उसके विरोध में गांधी जी ने ये भूख हड़ताल आगा खां पैलेस में शुरू की थी। ठीक है। तो ये 21 दिन की भूख हड़ताल थी और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में थी। अंग्रेज़ी सरकार को हर बार एक डर रहता था। डर क्या रहता था? कि जब कभी महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया, और गांधी जी जब कभी भूख हड़ताल पे वहाँ बैठते थे अंग्रेज़ी सरकार के रवैये के खिलाफ, तो ब्रिटिश सरकार डर जाती थी हमेशा कि अगर इस लीडर को कुछ हो गया जेल के अंदर तो भारतीयों को कोई रोक नहीं पाएगा अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ कुछ भी बड़ा करने से।
ठीक, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता था कि जब कभी जेल में भूख हड़ताल के समय महात्मा गांधी की तबीयत ऊपर नीचे होती थी तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता था स्वास्थ्य कारणों के चलते। क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेज़ी सरकार की आइडियोलॉजी और ओपिनियन में भी एक बड़ा बदलाव आया। अंग्रेज़ी सरकार ने क्या किया, अंग्रेज़ी सरकार ने ऑपरेशन रूबिकॉन स्टार्ट किया था। देखो मैंने कहा था कि 2 ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन जीरो आवर जिसके तहत इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट किया गया, और दूसरा ऑपरेशन रूबिकॉन। ठीक है, तो ये ऑपरेशन रूबिकॉन है। इसको देखने से पहले एक लास्ट की फैक्टर देख लें। इतना तो हमें पता चल गया कि आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी जी हैं। अंग्रेज़ी सरकार उनसे रिक्वेस्ट करती है कि भाई ये आंदोलन आप रोक दीजिए, वो मना कर देते हैं। और अंग्रेज़ी सरकार के दमन चक्र के खिलाफ, यानी जिस बुरे तरीके से अंग्रेज़ी सरकार इस आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रही थी, उसके खिलाफ महात्मा गांधी जेल से भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं जो लगभग 21 दिनों की थी। ठीक है, और इस भूख हड़ताल के चलते महात्मा गांधी जी का संकट जीवन जो है एक बार फिर से संकटों से घिर गया था। तो एक की पॉइंट मैंने गलती से यहाँ डाल दिया। जब ये मूवमेंट चल रहा था उस मूवमेंट में 3 लीडर जो थे उन्होंने क्या किया था, रिज़ाइन किया था। 3 भारतीय लीडर्स रिज़ाइन करते हैं, इस्तीफ़ा देते हैं अपने पद से भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ठीक है, उनके नाम क्या क्या थे, एक था HP मोदी, दूसरे थे MH अणे, तीसरे NR सरकार, MH अणे और HP मोदी। ये तीनों लोग जो थे ना, ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। ठीक है, वायसराय कौन है, भारत में सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव अंग्रेजी सरकार का, और उसकी जो काउंसिल थी, उसकी जो परिषद थी, उसमें भारतीयों को शामिल किया गया था। तो उसमें जो शामिल 3 लोग कौन, एक तो HP मोदी, दूसरे MH अणे और तीसरे NR सरकार, इन तीनों ने भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में क्या किया, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, ये सवाल मुझे अचानक से याद आया था, इसलिए मैंने इसको की पॉइंट के तौर पे यहाँ डाल दिया था। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ऑपरेशन रूबिकॉन की। तो ऑपरेशन रूबिकॉन ये क्या था, ये अंग्रेज़ी सरकार की एक योजना थी। किस मामले में, कि महात्मा गांधी अगर जेल के अंदर आमरण अनशन करते हैं और उन्हें कुछ भी हो जाता है तो इस बार क्या किया जाएगा, महात्मा गांधी जी की मदद की जाएगी आमरण अनशन को पूरा करने में। यानी अंग्रेज़ी सरकार खुद भी ये चाहती थी कि अगर महात्मा गांधी इस समय मर जाएं तो कोई उनके लिए दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ऑपरेशन रूबिकॉन शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। किसने प्लान किया था ऑपरेशन रूबिकॉन, पहला तो ये याद रखना है कि ऑपरेशन रूबिकॉन भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू किया गया, और ऑपरेशन जीरो आवर भी जीरो आवर में के तहत इंडियन लीडर्स को अरेस्ट किया गया, और ऑपरेशन रूबिकॉन के तहत क्या किया गया, महात्मा गांधी जी की डेथ प्लान की गई थी। महात्मा गांधी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र तैयार किया गया था कि जेल में ही उनकी हत्या कर दी जाए। ठीक है, तो अब जेल में हत्या का तरीका क्या है, तरीका एक तो पावर उनके पास में है तो हत्या करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, महात्मा गांधी खुद ही भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे, आमरण अनशन पे। तो उस समय भी एक इंसान की एक एज होती है, शरीर कितना साथ दे कितना नहीं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्ट था कि ऑपरेशन जीरो आवर का मतलब क्या था, कि महात्मा गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र करना। किसने किया, अंग्रेजी सरकार ने। सो ब्रिटिश प्रिपेयर्ड ऑपरेशन रूबिकॉन, दे वर रेडी इन केस महात्मा गांधी डाइड ड्यूरिंग द फास्ट, कि अगर भूख हड़ताल के समय महात्मा गांधी मर जाते हैं तो उसके बाद उन्हें किस तरीके से सिचुएशंस को कंट्रोल करना, और महात्मा गांधी जो है उन्हें कैसे साइड या ठिकाने लगाना है। ठीक है, और जब महात्मा गांधी आगा खां पैलेस में थे तो इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे, उनके जो PA थे, कौन, महादेव देसाई। ठीक है, यानी गांधी जी के जो सेक्रेटरी थे उनकी डेथ हो जाती है। महात्मा गांधी जी की जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, उनकी डेथ भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही हो जाती है 1944 में। 42 में डेथ हुई महादेव देसाई की, 44 में डेथ हुई कस्तूरबा गांधी की। और धीरे धीरे करके 1944 तक आते आते जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, इस मूवमेंट का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, और अंग्रेजी सरकार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो क्या करती है, कांग्रेस जो है विड्रॉ कर लेती है क्विट इंडिया मूवमेंट को 1944 में। ठीक है, और गांधी जी को जेल से छोड़ दिया जाता है। और इस समय कौन छोड़ रहा है, तो उसका नाम था लॉर्ड वेवल। अब ये लॉर्ड वेवल कौन है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कमांडर इन चीफ था उसका नाम था लॉर्ड वेवल। ठीक है, यही लॉर्ड वेवल लॉर्ड लिनलिथगो के बाद में भारत का अगला वायसराय बनेगा।
भारत का अगला वायसराय बनेगा। तो इस तरीके से करके भारत छोड़ो आंदोलन वाली ये जो कड़ी है हमारी, ये पूरी होती है कि 1944 तक आते आते कांग्रेस ने मन बना लिया कि इस आंदोलन को वापस ले लिया जाए। और आंदोलन वापस लेने के बाद ही 6 मई 1944 को महात्मा गांधी को जेल से छोड़ दिया गया और लॉर्ड वेवल ने छोड़ा था। और उसके बाद में क्या होगा, वेवल जो है इन सभी लोगों को शिमला में लॉर्ड वेवल जो है जब वायसराय बनेगा तो भारत में कैबिनेट मिशन आएगा। कैबिनेट मिशन आने के बाद इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो डेलीगेट्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, इन्हें लॉर्ड वेवल शिमला में बुलाएगा और फिर अपना एक प्रस्ताव रखेगा। और उसके बाद भारत की आज़ादी को लेके एक ठोस प्लानिंग और भारतीय संविधान सभा के गठन को लेके एक ठोस प्लानिंग की जाएगी। तो साथियों, ये था भारत छोड़ो आंदोलन। तो मुख्यतः देखना क्या है, पैरेलल गवर्नमेंट वाला टॉपिक किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। और जो इंडिविजुअली लीडर्स ने व्यक्तिगत तौर पे जो अलग अलग राष्ट्रीय नेता थे, उनकी जो भूमिका रही वो हमें याद रहनी चाहिए कि अरुणा असफ अली ने क्या किया था, राम मनोहर लोहिया ने क्या किया था, जेपी नारायण ने क्या किया था, ठीक है, उषा मेहता ने क्या किया था, सरदार पटेल साहब का क्या कहना था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या कहना था, इस तरीके से करके, और किन लीडर्स को कौन सी जेलों में रखा गया था। तो ओवरऑल मैंने क्विट इंडिया मूवमेंट की एक पूरी की पूरी वीडियो बना दी है जिसमें आपको पूरी की पूरी बातें, पूरे फैक्ट्स जो हैं वो इसमें रख दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दूसरे साथियों के साथ इसे शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, और जो चैनल है दी हिस्ट्री वॉल्ट विद संदीप उसे सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।